स्टार्ट। नमस्कार। इन्फॉर्म ह्यूमन में आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष हस्ती को हमने आमंत्रित किया है। एक ऐसे युवा जो ऊर्जा से सराबोर हैं और मनीष चौधरी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जहाँ तक हम आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को देखते हैं, मेरा आपसे संपर्क रहा, शहर की सक्रियता हमने देखी और फिर आपकी सक्रियता बढ़ती गई प्रदेश के बाद, अब राष्ट्रीय स्तर पे भी आप सक्रिय हैं। तो ये इतनी सक्रियता कैसे संभव हो गई? भाई साहब, मैं छात्र जीवन से ही सामाजिक रहा हूँ। मतलब घर परिवार कहते थे कि अति सामाजिक बेटा है हमारा। हमेशा सबके साथ मिलना जुलना, रिश्तेदारों में, दोस्तों में सबका सम्मान रखना, ये रहा है। और फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो छात्र संघ चुनाव हुआ करते थे, तो मैं केपी कॉलेज में छात्र संघ की राजनीति में इन्वॉल्व हुआ और 2006 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद रुचि बढ़ी, क्योंकि छात्र संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो राजनीतिक पाठशाला होती है, प्राथमिक पाठशाला, तो बस वहाँ से रुचि बढ़ी। फिर मैं NSOI का जिला अध्यक्ष बना, फिर यूथ कांग्रेस का लोकसभा अध्यक्ष बना, और उसी में लगातार आपके टाइम पे, उस टाइम लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद किया। बिल्कुल, हमेशा तो बस वो करता रहा। उसी के आधार पर दिल्ली हमेशा रिपोर्ट जाती थी कि अच्छा लोकसभा अध्यक्ष कौन है, कौन अच्छा काम कर रहा है, तो हमेशा नाम जाता था। उसी श्रेणी में फिर राष्ट्रीय सचिव के लिए इंटरव्यू हुआ, राहुल गांधी जी ने इंटरव्यू लिया और राष्ट्रीय सचिव बना। राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया। उसके बाद फिर मैं यूपी का इंचार्ज रहा, प्रियंका जी के साथ काम करने का मौका मिला। फिर मैं उत्तराखंड चुनाव में प्रभारी रहा, गुजरात में भी मैं प्रभारी रहा, अभी मैं प्रभारी हूँ। और प्रवक्ताओं का काम भी मुझे मिला कि देश के अंदर जो युवा लड़के प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमने यंग इंडिया के बोले प्रोग्राम कैंपेन शुरू किया। तो प्रवक्ताओं का काम भी संभाला और कई प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता और जिला प्रवक्ता बने। इन सब में मेरी भूमिका रही है। तो हमेशा मैं एक्टिव रहते हुए बस ये सोचता हूँ कि जो पद मिले हैं उस पर ईमानदारी से न्याय कर दे तो कम से कम संगठन के लिए और समाज के लिए कर पाएंगे। वो सोच के साथ में काम करता रहा। सोच के साथ काम करते रहे। आपकी जो पूरी तरह से सक्रियता है, उसको कितने वर्ष हो गए हैं आपको सक्रिय हुए? मैं 2006 में कॉलेज का अध्यक्ष बना था। अच्छा। तो वैसे उसके पहले से भी काम करता था, 3-4 साल कॉलेज में जब पढ़ता था, लेकिन सक्रिय राजनीति में कॉलेज में आया। जब कॉलेज अध्यक्ष था तो उस टाइम भी कॉलेज में कई छात्र आंदोलन किए और मतलब पेपर में हेडिंग भी आप दैनिक भास्कर में आप रहा करते थे, तो आधे पेज की मतलब न्यूज़ मेरे नाम की बनी है, चाहे वो एग्जाम का बहिष्कार हो, जन विरोधी शासन की जो नीति रही उसके खिलाफ। युवाओं की भी अच्छी खासी थी। हाँ, मैंने भुगतान भी कॉलेज लाइफ में की थी। किसानों के कई आंदोलन किए, युवाओं की बेरोजगारी के आंदोलन किए। तो लगातार मतलब पॉलिटिकल जो मेरा परसेप्शन रहा है वो ये रहा है कि पॉलिटिकल सिद्धांत ये रहा है जो मैंने सीखा है और सोचा है कि हम हमेशा जनता के साथ खड़े होकर जो भी जन विरोधी नीति सरकार की होती है या जहाँ पे कहीं अत्याचार अनाचार होता है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करने का राजनीति तो वो मैं करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। अभी पिछले कुछ दिन से मीडिया में समाचार आ रहे हैं कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में कुछ पानी के लेके कोई मुद्दे हैं जिनको लेके आप पूरी ताकत से इन मामलों को उठा रहे हैं, तो वो किस तरह के मामले हैं? क्या है सर, मैंने आपसे वही कहा, मैं पढ़ने में भी ठीक था। मैं सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम पास की, मैं PSC भी एक बार प्री निकाली थी, मेंस में नहीं हो पाया क्योंकि राजनीति में ज़्यादा घुस गया था। फिर मैं 2011 में सब इंस्पेक्टर में पास हुआ। पर सोचा ये कि मुझे कुछ हटके करना है। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड देखा जाए तो मेरे घर सब जॉब में, सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है और ठीक ठाक पोजीशन पे है। मेरा सोचता था कि मैं थोड़ा अलग जाके करूँ, तो मैं राजनीति को चुना। और जब मैं इस फील्ड में आया तो मैंने देवास से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कई आंदोलनों में मेरी भूमिका रही और कई प्रकरण दर्ज मेरे ऊपर हैं। जब मैं कोई विरोध करता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ, तो स्वाभाविक बात है कि सरकार को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो प्रकरण दर्ज करती है। खातेगांव क्षेत्र में मैंने चुनाव लड़ने का मूड बनाया, मैंने अपनी ज़मीन तैयार की। वहाँ मालूम पड़ा कि 90 गाँव ऐसे हैं जो सिंचाई परियोजना से वंचित हैं। खातेगांव क्षेत्र से नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना जाती है, खातेगांव क्षेत्र से
नर्मदा कालीसिंध परियोजना निकलती है, हाटपिपला माइक्रो सिंचाई परियोजना निकलती है। तो ये सब परियोजना मतलब खातेगांव क्षेत्र से पानी शाहजहाँपुर, भोपाल, हंडिया बैराज परियोजना है वो भोपाल तक पहुंचाती है। सीहोर, देवास पानी आता है और आना भी चाहिए, विकास की बात है, होना भी चाहिए। लेकिन वहीं के गांव छूट जाए जहां से पैदल निकल रही है, तो ये नागवार गुजरता है। इसके लिए फिर मैंने देवास में भी एक बार ट्रेन रोकने का प्रयास किया था और आंदोलन किया था। और अभी वहाँ पे फिर मैंने गाँव जाके जागरूकता अभियान चलाया, चौपाल चर्चाएं की और अब एक भूख हड़ताल की थी। और अब मैं वहाँ पे कलश यात्रा निकाल कर गाँव जाकर संवाद करूँगा और जरूरत पड़ने पर जो भी निर्णय होगा सरकार, क्योंकि 2024 के बाद पानी मिलेगा नहीं, और जब 2024 के बाद ट्रिब्यूनल का फैसला है कि वो गुजरात जाएगा, तो क्यों छूट रहा है वो क्षेत्र, दिया तले अंधेरा क्यों हो रहा है, ये बात नागवार गुजरी। तो उसको लेके भूख हड़ताल की और आंदोलन किया और आगे करते रहेंगे। ऐसे ही कल भी एक मुद्दा हमने उठाया कि नेमावर में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके शासनकाल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए 200 एकड़ भूमि अधिकृत करके उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया। 7 तलाई पड़ता है वहाँ पर। मैं कल वहाँ पे गया, निरीक्षण किया, क्षेत्र के लोकल लोगों को बुलाया, फेसबुक से लाइव भी किया, मीडिया में आज खबर भी है। 200 हेक्टेयर भूमि में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज भी वहाँ से केंद्रीय मंत्री रही हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर लोकसभा से। लेकिन आज तक एक भी फैक्ट्री लग पाई, सिंगल फैक्ट्री नहीं है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। कोई भी क्षेत्र का युवा आज रोजगार के लिए जाता है तो उसको अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों में रहना पड़ता है, जबकि उसके खुद के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र डिसाइडेड है। लोग कहते हैं कि भैया नहीं कर पाए। अरे भाई, विधायक की भूमिका क्या होती है, एक नेता की भूमिका क्या होती है कि वो अपने क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं, रोजगार के अवसर उपलब्ध कर पाए, मूलभूत सुविधाओं प्रदान करे और जनता के जीवन को सुलभ करे। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैंने उसको अपने कर्मभूमि के रूप में चुना है और वहाँ के हर ज्वलंत मुद्दे पे अपनी आवाज़ को बुलंद करूँगा और जनता के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे वो किसान की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बेरोजगारी के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो। हर उस मुद्दे को ताकत से उठाएंगे जो मुद्दा जनता के लिए हितैषी होगा। जनता के लिए हितैषी होगा, मतलब कहा जा सकता है कि आपने उस खातेगांव विधानसभा के जो मुद्दे हैं उनको तो अभी उठाया ही है और भी उस विधानसभा हमेशा भाई साहब मैं आपको बताऊँ, मैं देवास में भी कॉलेज की राजनीति बहुत दमदारी से करी, हमेशा ताकत को बुलंद किया, आपने देखा ही है। देवास में भी चाहे आप देखिए सीवरेज का मुद्दा था, 150 करोड़ की परियोजना थी, बिल्कुल उसको लेके लगातार आंदोलन किए, कोर्ट में भी गए, कोर्ट से भी जीते, टर्मिनेशन का ऑर्डर आया कमिश्नर का और हमने सारी बात रखी। और यहाँ भी हमेशा कोई भी मुद्दा रहा हो, चाहे स्थानीय रोजगार की बात रही हो, कहीं पे भी है, मैं जिले में जहाँ भी कहीं समस्या होती है और जहाँ भी मुझे लगता है कि वहाँ पहुँचना चाहिए तो मैं किसी के आमंत्रण का विचार नहीं करता, अपनी टीम। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि खातेगांव विधानसभा में आपकी सक्रियता ज्यादा बिल्कुल है और मैं उस वहाँ के हर मुद्दे पे अपनी बात रखता हूँ। और ये आप स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि वहाँ से आप विधानसभा चुनाव पार्टी ने मौका देगी तो मैं लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव आप वहाँ से लड़ने का पूरा मन बना चुके हैं, पार्टी का आदेश होगा बिल्कुल लड़ूंगा। बहुत बढ़िया। तो वहाँ के ये जो 2 मुद्दे हैं, ये तो आप इस पर लड़ ही रहे हैं और मुझे लगता है पहले से ही आप इन मुद्दों पर लड़ रहे हैं जी। और कौन से मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि उस विधानसभा के लोगों के लिए बहुत हितकारी? मुद्दे साहब, जो किसी ने कुछ किया ही नहीं है। आप देखिए, खातेगांव से इंदौर 100 किलोमीटर दूर, देवास 100 किलोमीटर दूर, भोपाल भी 100 किलोमीटर दूर, बड़े शहर सब दूर हैं। स्वास्थ्य की बात हम करें तो बिल्डिंग बन गई है और वो भी किसी विधायक के प्रयास से नहीं बनी है, ये तो पूरे प्रदेश के लिए जो एक सेंट्रलाइज जो बजट आता है, विकास के काम वही हो रहे हैं। विशेष विधायक ने मात्र 3 तो क्वेश्चन किए हैं विधानसभा में, 3 बार तो खड़े हुए, तो विकास की बात तो दूर की बात हो गई। तो मेरा कहना ये है कि ना स्वास्थ्य के लिए वहाँ पे डॉक्टर्स की व्यवस्थाएं है, सोनोग्राफी सेंटर खुला हुआ, सोनोग्राफी मशीन आके रखी हुई है, लेकिन उस पर कोई ऑपरेटिंग अथॉरिटी नहीं है, ना उस पर कोई बात की जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें, एक विकसित क्षेत्र है, वो विकसित कैसे? क्योंकि माँ नर्मदा का आशीर्वाद है, तो किसान के पास पैसा अच्छा आता है, उसकी क्रय शक्ति अच्छी है। लेकिन आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा हब अगर देखा जाए तो वो एरिया बन सकता है। वहाँ पे सबसे लड़के MSc BSc करने में लगे रहते हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी में करने में लगे रहते हैं। एग्रीकल्चर के लिए कोई कॉलेज नहीं खोला गया, कोई ब्रांच नहीं डाली गई, बहुत दूर है मुख्यालयों से। लॉ कॉलेज खुलना चाहिए था, नहीं खोला गया। गवर्नमेंट कॉलेज में मास्टर्स की डिग्री के लिए जनभागीदार समिति से MA हो रहा है बस कन्नौज में, ना मास्टर्स की कोई व्यवस्था है, MA MCom MSc।
आजकल का महत्वपूर्ण कोर्स हो गया BBA, BCA, MBA, MCA, किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तीर्थ स्थल भी है, तीर्थ स्थल नेमावर है। तो मैं बताता रहा हूँ कि कुछ भी ऐसा काम नहीं देखने को मिलता कि जो क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ के लोगों को पलायन से रोके। पलायन हो रहा है क्षेत्र से लोगों का। लड़का 10th पास होता है, 12th पास होता है, सोचता है हायर एजुकेशन क्या करना है, इंदौर जाता है, भोपाल जाता है, तो बड़े शहरों में जाता है, मूव कर जाता है, एक बार घर छोड़ता है तो फिर वापस लौट के नहीं आता है। तो इस तरीके से पलायन हो रहा है। तो मुद्दों का कोई अभाव नहीं है, चाहे किसान की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर मोर्चे पे क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। लेकिन माँ नर्मदा का ऐसा आशीर्वाद है कि खेती अच्छी होती है तो लोगों के पास एक उनकी क्रय शक्ति ठीक है। मतलब इन मुद्दों को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लगातार पूरी तरह से अपनी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे। बिल्कुल। और इन्फॉर्म मूवमेंट टीम भी ये कामना करती है कि जिस सक्रियता और जिस ऊर्जा के साथ आप पिछले 2006 से लगे हुए हैं, उस दोगुनी ऊर्जा के साथ आप अपने समाज की सेवा करते रहें। आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।